नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। यूपी की राजनीति में दलित आईएएस और आईपीएस अफसरों को बीजेपी का साथ खूब भा रहा है। दलित अफसरों का राजनीति में आना कोई नई बात नहीं है। 1984 में पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की आईएफएस बेटी मीरा कुमारी ने कांग्रेस में शामिल होकर बिजनौर लोकसभा के उपचुनाव में पूर्व मंत्री रामविलास पासवान और बसपा सुप्रीमो मायावती को चुनाव में हराकर विजय हासिल की थी। मीरा कुमार ने कांग्रेस में रहते हुए सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं जल संसाधन मंत्रालय में मंत्री रही और लोकसभा की अध्यक्ष भी रही। कांग्रेस संगठन में भी कई सालों तक कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव का पद संभाले रखा। यूपी में बसपा सरकार में मायावती और सपा सरकार में मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री काल में प्रमुख सचिव रहे आईएएस अफसर पीएल पूनिया की धमक से कौन वाकिफ नहीं है। पीएल पूनिया दलितों में एक ऐसे अफसर थे जिनके काम को सभी ने सराहा। पीएल पूनिया ने सेवानिवृत्त होते ही कांग्रेस का दामन थाम लिया। यूपी से राज्यसभा के सदस्य रहने के साथ ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रहे। लेकिन दलित आईएएस और आईपीएस अफसरों का रुझान राजनीति में काशीराम के बामसेफ के गठन के बाद से ज्यादा हुआ। बसपा संस्थापक काशीराम के बामसेफ को देश में स्थापित करने के लिए यूपी के दलित आईएएस, आईपीएस, पीसीएस और पीपीएस अफसरों सहित दूसरी सेवा के अफसरों ने हर तरह से खूब सहयोग दिया। बामसेफ एक बुद्धिजीवियों का संगठन बन गया जिसका लोहा देश के सभी राजनीति दल मानने लगे। 80 के दशक में काशीराम के निकट रहे और पंजाब राज्य के रहने वाले भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी एसआर दारापुरी ने बामसेफ को मजबूत करने का काम शुरू किया। धीरे धीरे यूपी कैडर के आईएएस और आईपीएस अफसरों का जुड़ाव बामसेफ के साथ हो गया और बामसेफ एक मजबूत संगठन बनकर यूपी में उभरा। कई नौजवान अफसर अपनी सेवा को छोड़कर बामसेफ के लिए काम करने लगे। लेकिन राजनीति में बसपा के बढ़ते कदम और महत्वाकांक्षा ने बामसेफ को पीछे छोड़ दिया। यूपी की राजनीति में बसपा एक राजनीतिक स्वरूप में उभरकर सामने आई तो आला नेतृत्व ने बामसेफ को भुला दिया। दलित आंदोलन से इतर बहुजन समाज पार्टी के सत्ता में आसीन होते ही दलित अफसरों की भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागी। 2011 में यूपी की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने लगभग आधा दर्जन आईपीएस अफसरों को सुपरसीड कर आईपीएस ब्रजलाल को यूपी का पुलिस महानिदेशक बनाया। लेकिन 2014 में रिटायर होते ही बीजेपी में शामिल हो गए। इसी दौरान मायावती के लगभग 3 कार्यकाल में मुख्यमंत्री कार्यालय में सरकार और शासन में अपनी हनक रखने वाले आईएएस कुंवर फतेह बहादुर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा वर्ग यह आरोप लगाता है कि 2012 में बसपा की सरकार को सत्ता से बाहर होने के लिए प्रमुख सचिव गृह कुंवर फतेह बहादुर और डीजीपी ब्रजलाल भी एक कारण है। इन दोनों अधिकारियों की यूपी के अफसरों से बदजुबानी किसी से छिपी नहीं है। यूपी स्पेशल टास्क फोर्स के जनक तथा यूपी के डीजीपी रहे आईपीएस श्रीराम अरुण के 1994 बैच के आईपीएस पुत्र असीम अरुण ने 9 साल पहले अपनी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर बीजेपी में शामिल हो गए। असीम अरुण यूपी की योगी सरकार में समाज कल्याण विभाग के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं। इसी के साथ पीसीएस से आईएएस बने राम बहादुर, जो कि दलित आंदोलन के बड़े कसीदे पढ़ते थे और मायावती सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, ने बीजेपी का दामन थाम लिया। यूपी के ही आईपीएस अफसर ओपी सागर भी राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो गए। इससे पूर्व आईआरएस अधिकारी प्रीता हरित ने पहले कांग्रेस और बाद में रालोद का दामन थाम लिया। यूपी के डीजीपी रहे विजय कुमार ने सेवानिवृत्त होते ही अपनी राजनीति लालसा को रोक नहीं पाए और वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। बहुजन मिशन के लिए काम करने के लिए कई बार विवादों में रहे 1993 बैच के आईपीएस प्रेम प्रकाश ने आखिर बीजेपी का दामन थामते हुए देश का कर्ज चुकाने की बात कही। दलित अफसरों का बीजेपी से मोह के बारे में दलित चिंतकों का कहना है कि दलित समाज अब 2 वर्गों में विभाजित हो गया है। एक वर्ग वो जो आरक्षण का लाभ पाकर उच्च पदों पर पहुंच गए और समाज के लिए उनका कोई योगदान नहीं रहा, केवल वो अपने और अपने परिवार के बारे में ही सोचते हैं। दूसरा वर्ग वह वंचित वर्ग है जो आज भी आम दलित की लड़ाई लड़ता देखा जा सकता है। केंद्र और राज्य सरकारें जिस प्रकार आरक्षण को समाप्त कर निजीकरण कर रही है, उससे दलित समाज पर बड़ा संकट आने वाला है। देश में सत्तारूढ़ दल के सांसद और नेता संविधान बदलने की बात कह चुके हैं और विपक्षी गठबंधन भी भाजपा सरकार को संविधान बदलने के नाम पर घेर रहा है। ऐसे में एक एक कर सिलसिलेवार दलित अधिकारी रिटायर होते ही भाजपा का दामन थाम रहे हैं। विडंबना यह है कि आज का दलित नेतृत्व इस आम दलित की मनोवैज्ञानिक पीड़ा, सामाजिक और आर्थिक दुर्दशा और शोषण पर ध्यान देने के बजाय ब्राह्मणवाद से तालमेल की राजनीति कर रहा है। वो स्वायत्त समुदाय की अस्मिता को बचाकर रखने के लिए सक्रिय नहीं है। ना तो यह काम मायावती कर रही है और ना ही आरपीआई जैसी पार्टी कर रही है। ये नेतृत्व अपने इन नेताओं के झंडे तो लेकर चलता है, पर इसकी बातों को ना तो वह समझ
रहा है, ना समझना चाह रहा है और ना ही उस दिशा में कोई ईमानदार कोशिश कर रहा है। दलित राजनीति को कुछ लोग अपने निजी हितों को साधने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। आज के दौर में दलित आंदोलन की जो दिशा होनी चाहिए थी वो तो नहीं है, लेकिन आंदोलन चल रहा है। दलित आंदोलन में शिक्षित होने के बाद जितना दमखम होना चाहिए था, जो उपलब्धियां होनी चाहिए थी, वो भी नहीं है। दलित अफसर हो या नेता, सब अपना अपना पेट भरने में लगे हैं। दलित समाज को किसी की भी चिंता नहीं है। दलित अफसर केवल नौकरी में रहते समाज की दुहाई देते हैं। जैसे ही मलाईदार पदों पर आए तो समाज पीछे रह जाता है। आज दलित आंदोलन के नाम पर राजनीतिक लड़ाई जरूर लड़ी जा रही है और यह जरूरी भी है, लेकिन विधानसभा हो या संसद हो, ये लोग दलितों के हित में आवाज कभी नहीं उठाते हैं। हमारी सांस्कृतिक धरोहर भी कुछ ऐसी ही रही है। देश में सच्चाई कम और दोहरे चरित्र ज्यादा कामयाब रहे हैं। देश में जाति धर्म से भी ज्यादा मजबूत है। जाति ही आगे आकर खड़ी हो जाती है। जब भी इस देश में चुनाव होते हैं, सरकार को चुनने का समय आता है तो ना विकास मुद्दा रहता है, ना बिजली, ना पानी, किसान की समस्या, जो किसान आत्महत्या कर रहा है। कल उसी परिवार के लोग मुद्दे की जगह जाति के आधार पर वोट देते नजर आते हैं। बस जाति ही निर्णायक हो गई है। इसके अलावा लोगों की मानसिकता भी जिम्मेदार है। संविधान बनने के 74 साल बाद भारत का विशाल और विविध लोकतंत्र गंभीर चुनौतियों से जूझने के लिए एक साथ खड़ा है। समाज में बढ़ता ध्रुवीकरण और असमानताएं देश के भविष्य को लेकर कई तरह की चिंताएं पैदा करती है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।